चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज 10th क्लास विज्ञान का अगला चैप्टर हमारा, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो अभी तक की पिछली क्लासें हमने जो कंप्लीट की हुई हैं उसमें हम करीबन 9 चैप्टरों को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और इन 9 चैप्टरों के अंदर हमने जो भी मॉड्यूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे अभी तक के बने थे, जो निदानात्मक कक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो मॉड्यूल जो जारी किया गया है, इसमें थोड़े से क्वेश्चनों को ये विशेष ध्यान रख के बनाया गया है कि इसके अंदर जो पैटर्न जो दे रखा है ना, वो इजी लेवल का है। और क्वेश्चनों का पैटर्न जो है ना, वो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाने की संभावना है। तो सभी बच्चों से बिल्कुल आप इन क्लासों को, जो भी आपको अभी तक की साइंस की क्लास इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कनावत अकेडमी पर आपको जो फ्री अवेलेबल कराई जा रही है, उन क्लासों को आप बिल्कुल अच्छे से इनको देखिए, अच्छे से इन क्वेश्चनों को रीड कीजिए। बाद बाकी के आपके क्लास जो नोट्स बने हुए हैं उनका भी सहारा लेके आपको साथ में चलना है। तो बाद बाकी जिन लोगों ने अभी तक अपनी स्टडी साइंस की इतनी नहीं की है, तो वो आसानी से इन क्वेश्चनों को स्टडी करके अपने अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने अपनी इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। एक और है कि आपको आगे जैसे ही साइंस की हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको मैथ्स के क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री। तो आप ज्वाइन करिए क्लासों को, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं देखो चैप्टर को। तो इसमें हम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, मतलब हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन आई जो है ना, मानव का नेत्र जो है, इससे संबंधित कुछ बीमारियां भी हैं, मानव नेत्र भी किस तरीके से काम करता है, और रंग बिरंगा संसार मतलब इससे हम कुछ रंगों के बारे में भी परिवर्तन देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें कुछ लेंस है, प्रिज्म है, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो करते हैं, इसके जो भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए कि इस चैप्टर के वेटेज की यदि देखा जाए, तो एग्जाम में कितने क्या नंबर का इससे पूछा जाने वाला है। तो देखो, ये है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इससे 5 नंबर का मटेरियल पूछा जाने वाला है। अब 5 नंबर के मटेरियल के अंदर इससे एक नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 3 नंबर का भी आ सकता है, या फिर 4 नंबर का, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मतलब चैप्टर को तो रीड हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तक हमारा जो ब्लूप्रिंट था ना, उसमें पहले डिसाइड था कि ऑब्जेक्टिव मटेरियल कितने नंबर का आना है, 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आने हैं। लेकिन इस बार हमारे पास जो ब्लूप्रिंट जो जारी किया गया है ना, उसमें ये डिसाइड नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आना है या 1 नंबर का। तो भाई सभी लोग अच्छे से चैप्टर को रीड कीजिए। हम इस सीट के अंदर आपके सारे क्वेश्चनों को कवर कर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बात करते हैं, आगे हम चलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो बनते हैं ना, वो हमें दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, खालिस्तान भी देखेंगे, जोड़ी भी दे रखेंगे, और एक शब्द वाक्य में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चनों के अंदर इंपोर्टेंट मटेरियल जो आपका निकलता है एग्जाम के हिसाब से, जो मटेरियल इंपोर्टेंट है उन क्वेश्चनों को इसके अंदर डाला गया है। तो एक बार सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है भाई, रीड करके जाना है। हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन जैसा का जैसा छपा हुआ आपको एग्जाम में मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इंद्रधनुष की, कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है भाई। तो भाई इंद्रधनुष की, रेनबो की यदि बात की जाए, तो ये इंद्रधनुष बनता है भाई हमारा किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण। अब वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है कि भाई जब बादलों से जो पानी की बूंदें जो गिरने वाली होती हैं अपनी, वो पानी की बूंद पर यदि सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो वो सूर्य का प्रकाश इसके अंदर पहुंचेगा, अंदर से फिर कहाँ निकलेगा, बाहर। तो जैसे ही बाहर निकलता है, तो इन पानी की बूंदों से जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है भाई। इसी को हम कह देते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण। तो ये 7 रंग जो हमें दिखाई देते हैं ना, वो हमें बैजानी हपीनाला, आगे हमें इसका डायग्राम भी देखेंगे कि किस तरीके से। तो ये पानी की जो एक बूंद है, वो हमारी एक प्रिज्म की तरह काम करती है भाई, और प्रिज्म से प्रकाश का क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के अंदर 7 रंग उपस्थित होते हैं, जिसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। सूर्य का जो होता है, उस श्वेत प्रकाश को जैसे ही हम किसी कांच से या बोले तो प्रिज्म से हम इसको गुजारा जाता है, तो प्रिज्म का ये काम है कि उस श्वेत प्रकाश को ये कितने रंगों में व्यक्त कर देता है, 7 रंगों में। बाकी की इसकी और जो डिटेल है अपन को आगे देखेंगे।
फिलहाल अपना एक क्वेश्चन था कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है क्या है भाई, तो वो जवाब जाएगा हमारा क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या जिसको हम वर्ण विक्षेपण भी लिख सकते हैं, जिसमें प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है ना तो अपने अवयवी 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या कह देते हैं, वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। क्लियर। दूसरा दे रखा है हमें क्वेश्चन कि प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं। अब प्रकाश जैसे ही इस प्रिज्म से, या जो पानी की बूंद जो है ना वो यहाँ पर प्रिज्म का ही काम कर रही है, तो जैसे ही इस पानी की बूंद से या प्रिज्म से प्रकाश निकलता है, इसका वर्ण विक्षेपण होता है, तो ये एक पैटर्न मिलता है हमें रंगों का। रंगों का भी एक सीरियल क्रम रहता है कि कौन सा रंग हमें ऊपर मिलने वाला है, कौन सा हमें नीचे मिलने वाला है, तो इसे हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। ये हमारा क्या कहलाता है भाई, स्पेक्ट्रम कहलाता है भाई। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इस पैटर्न को हम क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम कह देते हैं, जो कि हमें एक पर्दे पर 7 रंगों का समूह मिलता है। तो जवाब हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्या, स्पेक्ट्रम। दूसरा क्वेश्चन बनता है फिर हमारे पास कि हमें जो आकाश है वो आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है भाई। तो भाई आकाश के नीले रंग होने के पीछे भी हमारी एक वजह है। तो इस सूर्य के प्रकाश को यदि देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश में हमारे सारे रंग हैं, लेकिन यदि हम आसमान की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं इस पृथ्वी से, तो आसमान हमें नीले रंग का ही दिखाई देता है, किसी और रंग का दिखाई क्यों नहीं देता है भाई। तो जो रंगों की जो बात करें हम फैलने की, क्या है कि इस प्रकृति में यदि हम हमारे ब्रह्मांड के अंदर देखा जाए तो जो रंग है ना, जब किसी सतह से टकराते हैं, किसी खुरदुरी सतह से टकरा के प्रकाश का जब परावर्तन होता है ना, तो उनमें जो 7 रंगों में जब विभक्त होते हैं, तो हमारे पास जो बैगनी रंग है ना, या हम जिसको कहें कि एक नीला रंग है हमारे पास, ये वातावरण में सबसे ज्यादा फैल जाते हैं। लाल रंग सबसे कम फैलता है, इसलिए लाल रंग बहुत ज्यादा दूर तक चला जाता है। इसलिए हम सिग्नल वगैरह देने के लिए किस रंग का उपयोग करते हैं, लाल रंग का उपयोग करते हैं। खतरे की घंटी जो भी अक्सर आपने देखा होगा, जहां जहां सिग्नल देने वाली बात आती है तो रेड कलर का यूज किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो रंग होता है ना वो वातावरण में सबसे कम फैलता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी जाने की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें लाल रंग बहुत ज्यादा दूर से क्या दे जाता है, दिखाई दे जाता है। लेकिन जो नीला रंग और जो बैगनी रंग है हमारे पास, ये वातावरण में सबसे ज्यादा फैलता है। इस वजह से हमें क्या होता है भाई कि आकाश जो दिखाई देता है ना वो कैसा दिखाई दे जाता है भाई, नीला दिखाई दे जाता है। तो इस घटना को हम क्या देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। भाई प्रकाश का प्रकीर्णन, तो जवाब हमारा हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब यही है कि प्रकाश का क्या होना भाई, फैलना, प्रकाश का फैलना। तो सबसे ज्यादा हमारा जो नीला रंग है ना वही आसमान में ज्यादा फैलता है, बाकी के रंग नहीं फैलते हैं, इसलिए आसमान हमें कैसा दिखाई दे जाता है, नीला दिखाई दे जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। अब ये तो आसमान वाली बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि हमें दे रखा है कि समुद्र का पानी भी तो हमें कैसा दिखाई देता है भाई, नीला दिखाई देता है। इसके पीछे वजह क्या है। अब भाई इसके पीछे वजह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, इसके पीछे है प्रकाश का परावर्तन। क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन तो होने वाला है किससे, कि जब माध्यम में हमारे जो छोटे छोटे धूल मिट्टी कंकड़ के जो पत्थर पाए जाते हैं ना, धूल मिट्टी जो पाई जाती है, उनसे जैसे ही प्रकाश गुजरता है ना तो उनसे टकराता है ना, तो प्रकाश फैलना शुरू करता है चारों तरफ। तो आसमान का रंग हमें कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। लेकिन हम इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना हमारा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है। तो उस परावर्तन की वजह से हमें जो रंग दिखाई देता है ना वो कैसा दिखाई देता है भाई, नीला दिखाई देता है। तो गहरे समुद्र की यदि हम बात करें तो गहरे समुद्र का रंग नीला हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है प्रिज्म के, प्रिज्म के दो फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं भाई। प्रिज्म कई आकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक प्रिज्म मेरे पास त्रिभुज के आकार का है, इसके ये 2 फलक हैं, ये 2 फलक हैं, ये 2 फलक हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, कुछ भी बन सकता है। तो इसको क्या कहेंगे भाई नाम, तो इसको हम प्रिज्म कोण बोलेंगे। प्रिज्म के अंदर कोण बन रहा है, इसके लिए हम इसको क्या कह देंगे, प्रिज्म कोण हमारा कहलाएगा। तो जवाब इसका हो जाएगा सिंपल सा क्या, प्रिज्म कोण। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 7वां क्वेश्चन हमें, और 7वें क्वेश्चन की हम बात करें, देखो
इनके चार तीन और ऑप्शन दे रखे हैं। देखो आपतन कोण है, परावर्तन कोण है और अपवर्तन कोण है। ये कोण बनते हैं कहां पर, या तो परावर्तन वाली घटना में या फिर अपवर्तन वाली घटना में। अपवर्तन के अंदर क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर आएगी और आके क्या हो जाएगी भाई, वापस लौट जाएगी, और ये इसका अभिलंब कहलाएगा। तो ये कहलाएगा अभिलंब, और जो आने वाली किरण थी इसके बीच में कोण आई बना, और जो जाने वाली किरण थी इसके बीच में कोण आर बना। इसे हम कह देते हैं आपतन कोण, इसे कह देते हैं हम परावर्तन कोण। ऐसे यदि घटना अपवर्तन की हो रही है तो आपतन कोण बनेगा, और अपवर्तन कोण भी यहाँ पर क्या होगा, बनेगा। तो फिलहाल हमारे जो प्रिज्म कोण जो बनता है ना, वो इन्हीं दो के बीच में बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, और 7वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बण विक्षेपण क्या होता है भाई। बण विक्षेपण होता है भाई, अब बण विक्षेपण होने के लिए हमें कोई युक्ति तो चाहिए कि भाई बण विक्षेपण की घटना कैसे घटित होने वाली है। क्या दर्पण से घटित होने वाली है, क्या लेंस से घटित होने वाली है, या प्रिज्म से घटित होने वाली है, या आगे ऑप्शन हमें दे रखा है क्या कांच से होने वाली है, कांच के आयताकार गुटके से। भाई तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं ना, वो हमारे प्रिज्म से रिलेटेड पढ़े हुए हैं। तो हमारा जवाब होगा कि बण विक्षेपण की जो घटना होती है ना, वो प्रिज्म से होती है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में डिवाइड हो जाता है, और प्रकाश के रंग, प्रकाश के अंदर 7 रंग विद्यमान होते हैं। उन 7 रंगों में बट जाना ही हमारा क्या है, चाहे तो आप इसको बण विक्षेपण बोल दो, चाहे आप इसको विक्षेपण बोल दो, चाहे आप इसको एक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, अलग अलग रंगों में बट जाना। ठीक है, तो उनको अभी अपन आगे देखेंगे, आपको डायग्राम क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन जो कि थे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। और अगला पैटर्न हमारा आ जाता है किसका, खाली स्थान का। तो बात करते हैं सबसे पहले खाली स्थानों की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि श्वेत प्रकाश। भाई श्वेत प्रकाश मतलब हम सूर्य के प्रकाश को ही कहते हैं। इसके लिए प्रिज्म द्वारा खाली स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। विचलन सर्वाधिक होता है, इसका मतलब यह है कि वो प्रकाश फैलता सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक फैलता है। वो सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग हमारे पास या तो नीला या फिर बैगनी। तो नीले से भी ज्यादा फैलने वाला रंग है हमारा कौन सा, बैगनी। तो इसका जवाब चला जाएगा हमारा क्या, बैगनी। बैगनी, क्लियर, ये जवाब हो जाएगा हमारा इसका खाली स्थान का क्या, बैगनी। अगला दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली सी झिल्ली से होकर प्रवेश करता है भाई, जिसे हम क्या कहते हैं। तो भाई आंख का भी डायग्राम अभी हमारे पास आने वाला है कि आंख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उस जगह को हम कहते हैं क्या, सामने वाले हिस्से को जहां से प्रकाश होकर प्रवेश करता है। तो एक तो सबसे बाहर वाली झिल्ली, वैसे हमारा जवाब कॉर्निया भी इसका सही है कि कॉर्निया वाला जो हिस्सा होता है ना हमारा, वो आंख के ऊपर पाई जाने वाली सबसे परत है, और यहां से होकर प्रकाश कहां प्रवेश करने वाला है भाई, आंख के अंदर। तो बिल्कुल जवाब हम इसका देंगे क्या, कॉर्निया। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कॉर्निया क्या है, लेंस क्या है आंख के अंदर, पुतली क्या है, पश्चिमावी पेशियां क्या हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन खाली स्थान का, कि दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाना होता है भाई। जैसे ही हमें दूरदृष्टि दोष होता है तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है भाई। देखो आंखों से संबंधित 2 बीमारी है, एक तो हमारे पास निकट दृष्टि दोष और एक है हमारे पास दूरदृष्टि दोष। ये 2 घटनाएं हमारे पास हैं, और इन दोनों घटनाओं के अंदर हमें यदि इस बीमारी को दूर करना है, मतलब इसमें हमें वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। 2 घटनाएं हमारे पास बनती हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंदर ये होता है कि दोष निकट का है लेकिन वस्तुएं दूर की दिखाई नहीं देती हैं हमें क्लियर, और दूरदृष्टि दोष में दोष दूर का है लेकिन वस्तुएं पास की दिखाई नहीं देती हैं हमें। और नाम से उल्टा है, इसका नाम का यदि आपको याद रखना है तो नाम से जस्ट अपोजिट है कि निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब ये है कि निकट की वस्तुएं क्या देती हैं भाई, क्लियर दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की क्लियर दिखाई देती है लेकिन निकट की दिखाई नहीं देती। तो मतलब कहने का ये है कि दूर की वस्तु, दूरदृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तुएं क्लियर हो जाती हैं और पास की वस्तुएं ब्लर हो जाती हैं, और निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तु कैसी होती हैं, क्लियर, और दूर की वस्तुएं कैसी हो जाती हैं भाई, ब्लर हो जाती हैं। अब इस दोष का निवारण करना है तो इसके लिए हमें लेने पड़ेंगे लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम उपयोग में करते हैं क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस। और दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए लेते हैं हम उत्तल लेंस। उत्तल लेंस।
ये निवारण करके यदि हम चश्मा दी आंखों में लगा लें तो ये बीमारी हमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन कंडीशन बनती है कि सर ऐसा क्या हुआ आंख के अंदर कि ये निकट दृष्टि दोष की बीमारी और दूर दृष्टि दोष की बीमारी आंखों के अंदर आई। तो भाई जो नेत्र गोलक होता है हमारा, आंख का ये गोला है हमारे पास, ये गोलक है, ये गोलक यदि छोटा हो जाए, बस इसी की वजह से आंख के अंदर बन जाता है हमारा क्या, दूर दृष्टि दोष। और यदि ये बड़ा हो जाए, नेत्र गोलक का आकार यदि बड़ा हो जाए तो बन जाता है क्या, निकट दृष्टि दोष। तो क्वेश्चन यही था हमारा कि दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का हो जाना होता है क्या, छोटा। जवाब हमारा हो जाएगा इसका क्या, छोटा। कि दूर दृष्टि दोष में जिसका निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, उसमें जो नेत्र गोलक होता है ना हमारा, कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आंख के रंगीन भाग को, खाली स्थान में दे रखा है, कुछ भरना है हमें, फिल करना है, उसे क्या कहते हैं भाई। आंख का जो रंगीन भाग आंख के अंदर दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोग बागों की आंखों के कलर, रंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उस वाले भाग को हम कहते हैं यहाँ पर आइरिस। याद रखना है भाई आपको, इसका नाम आइरिस, उसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर आपसे बोला जाता है कि भाई किसी व्यक्ति ने अपनी आंखें दान में दे दी, इसका मतलब वो क्या पूरी आंख को निकाल के दान में दिया जाता है क्या, नहीं। तो आंख के ऊपर झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, कॉर्निया। जब नेत्र दान वाली बात आती है ना कि भाई उस व्यक्ति ने आंखें दान में दे दी हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ क्या दान में दे रहा है, आंख की एक झिल्ली है जिसका नाम है क्या, कॉर्निया। इस कॉर्निया को ही नेत्र दान के रूप में दिया जाता है। अभी हम देखेंगे कि ये कॉर्निया आंख के ऊपर कहाँ पाई जाती है, यहीं से होकर प्रकाश आंख के अंदर क्या होता है भाई, प्रवेश करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बचा छठवां क्वेश्चन कि आंख के बीच में, अब जो हमारे अभी हमने पढ़ा कि आइरिस है, आइरिस के जस्ट बीचों बीच में एक तो ऐसी संरचना है, देखो हमारे पास आंख के अंदर देखें, बाकी का ये व्हाइट संरचना पाई जाती है ये, फिर इसके अंदर एक और है संरचना, ये गोल सा भाग हमें आंख के अंदर यदि हम गौर से यदि देखें तो वो हमें दिखाई देता है। इस वाले भाग को हम कहते हैं भाई यहाँ पर क्या, पुतली। इसका नाम है क्या, पुतली। और रियल यदि बात की जाए ना तो यही पुतली के अंदर से होके, ये वो है रास्ता है जहां से प्रकाश कहाँ प्रवेश करने वाला है, आंख के अंदर। तो ये पुतली का आकार छोटा बड़ा होता रहता है। जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा है तो ये पुतली छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और जब प्रकाश की मात्रा कम है तो ये फैल जाती है। तो मतलब जब हम अंधेरे, अक्सर हमने देखा होगा कि जैसे ही हम बाहर से कहीं से चल के आते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं या बाहर के कमरे से एकदम तेज उसमें जाते हैं, तो हमें कुछ देर तक वस्तुएं एकदम से दिखाई नहीं देती हैं। उसके पीछे वजह यही है कि तेज प्रकाश में अभी पुतली का आकार कैसा था, छोटा था। अब पुतली के आकार को कुछ सेकंड में वो अपने आकार को छोटा करेगी, छोटा करके फिर से हमें प्रकाश की कम मात्रा आएगी या फिर उसको बड़ा करेगी। इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। तो उस छिद्र को हम क्या कह देते हैं भाई, पुतली कह देते हैं भाई। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये था जवाब हमारे खाली स्थानों का। इसके साथ हमारे पास अगले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें दे रखी है क्या, सही जोड़ी मैच करने के लिए दे रखा है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन इसके अंदर हमें दे रखे हैं। 5 क्वेश्चनों की हम बात करते हैं कि किससे क्या मैच हमें करना है। कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई कि नेत्र दोष। भाई नेत्र दोष हमारे पास बहुत सारे हैं। नेत्र दोष में होने वाला क्या है, आंखों से संबंधित कोई बीमारी होगी तो बस तू हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी, बस ये बीमारी हमारे पास होने वाली है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऐसा आदि कोई हमें दे रखा है क्या। तो इंद्रधनुष, वायुमंडलीय अपवर्तन, हाँ डी वाला, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना, यही तो है आंखों की बीमारी। जब प्रकाश कम होगा हमें कैसा दिखाई देने लगेगा, धुंधला, और धुंधला दिखाई देने लगा, इसी को ही तो हम क्या कहते हैं भाई, नेत्र दोष, आंखों की बीमारियां कहते हैं। अब ये आंखों की बीमारियां हमारे पास कोई सी भी हो सकती है, चाहे तो वो निकट दृष्टि दोष की भी हो सकती है और चाहे वो दूर दृष्टि दोष की। ऐसा उसने हमसे मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम इसका जवाब लगा देंगे क्या, यहाँ पे डी। मैं सिर्फ डी लिख रहा हूं यहाँ पर, बाकी का आपको जब भी यदि ऐसा मिलता है तो उसमें पूरा फिल करना होता है, नाम लिखना होता है कि डी नंबर पे क्या दे रखा है, प्रकाश में धुंधला दिखना। अगला क्वेश्चन दूसरा हमें दे रखा है क्या, टिंडल प्रभाव। और ये टिंडल प्रभाव का मतलब क्या है। देखो अक्सर ये टिंडल प्रभाव की यदि हम बात करें ना, तो ये टिंडल प्रभाव अक्सर हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। क्या होता है कि भाई जब अंधेरे कमरे से जब प्रकाश को गुजारा जाता है ना,
तो उस प्रकाश के अंदर एक प्रकाश की किरण कहीं पे जा रही हो तो उस प्रकाश की किरण के अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे कण गति करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लो ये एक कोई बर्तन रखा हुआ है और इसके अंदर कांच का कोई बर्तन है, मैं इसमें एक टॉर्च डालूं, प्रकाश डालूं, तो इतने से भाग के अंदर मुझे कुछ छोटे छोटे से कण मुझे गति करते हुए दिखाई देंगे। तो बस यही है हमारा क्या, टिंडल प्रभाव। घर के अंदर पूरे में घर में कहीं अंधेरा हो और उसमें एक प्रकाश की किरण कहीं से भी आ रही हो तो उस वाले भाग में हमें छोटे छोटे कण गति करते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम क्या देते हैं, क्या, टिंडल प्रभाव। तो ऐसा कहाँ है भाई, ऐसा ऑप्शन क्या है भाई, तो ऐसा ऑप्शन देखो हमारे पास पहला वाला दे रखा है कि घने जंगलों में जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है पेड़ पौधों की वजह से वहां अंधेरा सा रहता है, उसके बेतान से जो डालियां शाखाएं उसकी हैं उससे सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है ना तो कहीं कहीं पे हमें उसके अंदर छोटे छोटे धूल मिट्टी कंकड़ के पत्थर गति करते हुए दिखाई देते हैं क्लियरली, तो उसे हम क्या देते हैं, क्या, टिंडल प्रभाव। तो इसका जवाब हमारा क्या टिक करेंगे भाई, हम इसमें लगाएंगे हम ए वाला जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पढ़ा हुआ है तीसरा, कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आकाश का नीला रंग भाई किसके कारण दिखाई देता है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं काय के कारण, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो भाई प्रकीर्णन किस पे दे रखा है भाई, हमें ई नंबर पे दे रखा है। अगला है हमारा क्वेश्चन के तारों का टिमटिमाना। भाई तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है कि भाई तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो देखो तारे एक तो क्या है कि बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित हैं, मनुष्य सूर्य से भी ज्यादा दूरी पर तारे हैं, क्योंकि सूर्य की यदि हम बात करें तो लगभग सूर्य की पृथ्वी की सतह से दूरी है 1500 करोड़ किलोमीटर। 1500 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य है पृथ्वी से, और उसको उसके सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 522 सेकंड लगते हैं। लगभग 8 मिनट के आसपास हम इसका जवाब दे देते हैं। 522 सेकंड इस सूर्य के प्रकाश को आने में लगते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की जो स्पीड है वो है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। मतलब सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। इतनी स्पीड से 1500 करोड़ किलोमीटर दूर से सूर्य का प्रकाश चलकर आ रहा है और उसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 522 सेकंड लगते हैं। इतनी स्पीड सूर्य की होती है जिसके अलावा और किसी दूसरी चीज की कोई स्पीड नहीं है। तो जब सूर्य का प्रकाश इतनी दूर से, मान लो तारों से आ रहा है, वैसे सूर्य भी हमारे पास एक क्या है, तारा है, तो जब तारों से प्रकाश चल के आता है ना तो रास्ते में उसको बहुत सारे माध्यम मिलते हैं। आपने पढ़ा है चैप्टर के अंदर कि एक माध्यम हमारे पास विरल रहने वाला है और एक माध्यम हमारे पास सघन रहने वाला है। सघन माध्यम हम उस माध्यम को कहते हैं जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, विरल माध्यम हम उस माध्यम को कहते हैं जिसका अपवर्तनांक कम होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि हीरे का अपवर्तनांक जो है ना वो याद रखना है, पूछा जाता है 2.42 होता है, और पानी के अपवर्तनांक की यदि मैं बात करूं तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। ये बात भी आपको याद रखनी है भाई, दोनों चीज। पानी का अपवर्तनांक होता है भाई हमारे पास 1.33। तो यहाँ पे पानी और हीरे में सघन माध्यम कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा हीरा, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, पानी की तुलना में ज्यादा होता है। बाकी का पानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, विरल माध्यम। और हवा और पानी में बात करूं तो मैं हवा क्या हो जाएगी आपका विरल माध्यम और पानी क्या हो जाएगा आपका सघन माध्यम। तो ये सघन और विरल माध्यम वाली कंडीशन बनती है। तो जब प्रकाश सघन विरल में, कभी सघन माध्यम में, कभी विरल माध्यम में, ऐसे गुजरते गुजरते जब हमारी आंखों तक पहुंचता है ना तो प्रकाश का होता है जहाँ पे अपवर्तन, परावर्तन, बार बार प्रकाश की किरण कभी अवलंब की ओर झुकती है, कभी अवलंब से दूर भागती है। तो प्रकाश के इधर उधर मुड़ने की वजह से हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये वजह इसकी है। तो भाई देखते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, हम चलते हैं, क्या जवाब था हमारा। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है क्या, सी नंबर का। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे कैसे दिखाई देते हैं, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देती हैं। और स्पेक्ट्रम जो है, जस्ट अभी हमने क्वेश्चन को देखा था, ये है हमारा इंद्रधनुष का बनना, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 5 सही जोड़ियां। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमें कुछ 2-2 नंबर वाले भी क्वेश्चन है, 3 नंबर, मतलब मिक्स क्वेश्चन हमें इसके अंदर दे रखे हैं। तो बात करते हैं, देखो इन क्वेश्चनों के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें भी दे रखे हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को
आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। यदि मान लो कोई व्यक्ति पृथ्वी पे है तो वो आसमान को देख रहा है तो उसको नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष में चला जाए, पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पे चला जाए, तो वहां से यदि वो व्यक्ति उस आकाश को या आसमान को देखता है तो वो उसको दिखाई देता है काला। इसके पीछे वजह क्या है? तो भाई इसके पीछे वजह ये है कि जैसे ही व्यक्ति अंतरिक्ष में ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाते ही वहां पे वायुमंडल खत्म हो जाता है, वहां कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल मतलब वहां पे कोई धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर नहीं है। जब धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर नहीं है तो जब सूर्य का प्रकाश चल के आ रहा होगा तो वो टकराएगा किससे? कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश गिरता है और वो प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित, तो वो हमें चमकदार दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी, हरी दिखाई देगी, जैसे भी रंग उसका होगा वो वैसी दिखाई देगी। अंतरिक्ष में ऐसी कोई घटना नहीं है, इसलिए हमें अंतरिक्ष अब कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो देखो वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का क्या नहीं हो पाता है? फिर प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकीर्णन नहीं होगा तो जो रंग है हमारे, वो रंग बटेंगे ही नहीं अपने 7 रंगों में। उस 7 रंगों में नहीं बटेंगे तो उस यात्री को आकाश कैसा दिखाई देने वाला है भाई? काला दिखाई देने वाला है। ये वजह है अंतरिक्ष यात्री के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का जवाब पहले का। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाती हैं। ये इस क्वेश्चन की चर्चा हमने अभी जो जोड़ियां हम पढ़ रहे थे ना, वहां पर इसकी पूरी तरीके से हमने चर्चा कर ली। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन वो आंसर को कि तारे में प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर क्या होता रहता है? अपवर्तित होता रहता है। सघन विरल माध्यम, सघन विरल माध्यम, इसलिए तारे की आवासीय स्थिति बदलती रहती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई तारा इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, सिर्फ उसका प्रकाश मूवमेंट कर रहा है। लेकिन हमें क्या लगता है कि भाई तारा टिमटिमाता हुआ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। तो ये जवाब भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा क्वेश्चन कि बर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो बर्ण विक्षेपण को भी हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म से जैसे ही वो प्रकाश निकलता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कह देते हैं? बर्ण विक्षेपण। दूसरे प्रिज्म के आधार से सिर की ओर जो रंगों का क्रम होता है वो भी एक क्रम है कि सबसे पहले यदि हम बात करें कि आधार से शीर्ष की ओर, आधार की तरफ कौन सा होगा और शीर्ष की तरफ कौन सा होगा? आधार की तरफ रहता है बैगनी और शीर्ष की तरफ रहता है कौन सा? लाल रंग। तो मतलब लाल रंग हमें ऊपर मिलेगा और बैगनी रंग हमें कहाँ मिलने वाला है? नीचे मिलने वाला है। इसके डायग्राम को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये रहा, ये है आपका डायग्राम जिसमें हमें शो किया गया है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा दर्शाइए। भाई यहाँ से ये व्हाइट लाइट जा रही है। अब ये व्हाइट लाइट सूर्य की भी हो सकती है, हमारी सूर्य से चलकर आने वाला प्रकाश है। ये हमारा प्रिज्म दे रखा है आपको। जैसे ही ये प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये अपने इस प्रिज्म के अंदर बाहर माध्यम कैसा है भाई? हमारा विरल, ये इधर विरल माध्यम है हमारा, और इधर भी कैसा माध्यम है भाई? विरल माध्यम है, हवा है मतलब। और अंदर माध्यम कैसा है भाई? हमारा सघन, क्योंकि प्रिज्म जो बना होगा ना वो काय का बना होगा? कांच का। तो कांच तो हवा की तुलना में कैसा है भाई? सघन माध्यम। तो ये इधर हवा है तो ये कैसा है? विरल माध्यम। और इधर भी कैसा है? ये हवा, विरल माध्यम। तो जैसे ही इस कांच से होकर, इस प्रिज्म से होकर ये प्रकाश गुजर निकलता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में बट जाता है। इनका ये जो क्रम होता है ना वो ये होता है बे, जा, नी, है, पी, ना और ला। ये है क्रम। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो लाल रंग हमें ये आधार कहलाता है। ये प्रिज्म का क्या है भाई? आधार है। तो आधार की तरफ हमें कौन सा रंग मिलने वाला है भाई? बैगनी रंग मिलने वाला है। क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इस प्रिज्म का क्या है भाई? शीर्ष है। ये प्रिज्म का क्या है? शीर्ष है। और शीर्ष की तरफ हमें जो रंग मिलने वाला है वो कौन सा है भाई? लाल है। तो बस क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्रिज्म के आधार की तरफ हमें रंगों का कौन सा पैटर्न मिलता है? तो बैगनी रंग मिलता है। और शीर्ष की तरफ कौन सा मिलता है हमें? लाल रंग मिलता है। तो लाल रंग सबसे ऊपर और नीचे की तरफ हमें मिलता है बैगनी। और ये क्रम है रंगों का। इस तरीके से सबसे पहले आधार की तरफ बैगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस तरीके से रंगों का पैटर्न मिलता है।
एग्जाम में यदि चित्र बनाने के लिए हमसे पूछा जाता है, आप आसानी से इतनी सी जानकारी वहां पर दीजिए, बिल्कुल फुल्ली मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस चित्र के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें वही क्वेश्चन दे रखा है जो अभी हमने पढ़ा था कि टिंडल प्रभाव एक घटना है जो क्या है भाई, प्रकीर्णन की भूमिका में बताइए इसका क्या महत्व है भाई। तो देखो, टिंडल प्रभाव होने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मेन घटना है कि माध्यम कैसा होना चाहिए भाई, कोलॉइडी माध्यम होना चाहिए। कोलॉइडी माध्यम ये है कि इनके कणों का एक निश्चित आकार होता है कि कणों का आकार इतना निश्चित होना चाहिए, तभी जाके यहाँ से बड़ विक्षेपण की या बोले हम टिंडल प्रभाव की घटना होने वाली है। तो क्या है वो भाई, देखते हैं कि होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग हमें चमकीला दिखाई देने लगता है, और प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं। इस प्रकार किसी कोलॉइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना ही हमारा क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहते हैं, जिसकी वजह से हमें वो रास्ता जहां से प्रकाश होकर निकल के जा रहा है वो चमकीला दिखाई देता है। क्लियर। आगे आ जाते हैं हमारे दृष्टि दोष, या कितने प्रकार के होते हैं आंखों से संबंधित बीमारी। देखो कभी कभी क्या होता है, नेत्र जो धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को क्या कर देता है, खो देता है। किसी भी चीज पे फोकस करने की जो क्षमता है उसकी, अच्छे से किसी वस्तु को देखने की उसकी जो क्षमता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से और सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो उस कंडीशन में नेत्र में अपवर्तन दोनों दोषों के कारण दृष्टि उसकी कैसी हो जाती है भाई, धुंधली हो जाती है। धुंधली दृष्टि को ही हम क्या कह देते हैं भाई, दृष्टि दोष कह देते हैं। ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इनको पढ़ने से पहले हमें याद रखना है कि मनुष्य की आंख की यदि हम बात करें तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई, ये हमें याद रखना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, शॉर्ट में लिखते हैं मिनिमम दूरी, डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये याद रखना है आपको अच्छे से। वो होती है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। यदि हम किसी पुस्तक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी दूरी हमें अपनी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर रखनी ही पड़ेगी, तब जाके हमें वो वस्तु क्लियर दिखाई देगी। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, तो इसका जवाब होगा आपका, वो होती है हमारी क्या, अनंत होती है। ये 2 जवाबों को आप याद रखना। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित 3 बीमारियां, जिसमें एक है हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा है जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, और अगला है हमारा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इंग्लिश में नाम दे रखे हैं, इसको मायोपिया, इसको हाइपर मेट्रोपिया और इसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। इनमें से जो 2 बीमारी है ना, ये बीमारी हमारे लेंस की खराबी की वजह से देखने को मिलती हैं, और तीसरे नंबर की जो बीमारी है ये हमारी बुढ़ापे की बीमारी कहलाती है भाई, बुढ़ापे की बीमारी कहलाती है। जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में जो बीमारी देखने को हमें मिलनी है, जिसकी वजह से हमारा लेंस भी कमजोर हो गया, आंखों की मांसपेशियां भी कमजोर हो गई हैं, तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, धुंधला या कुछ और भी समस्या आंखों में आ सकती है। लेकिन नई उम्र की यदि हम बात करें, एक अडल्ट व्यक्ति की बात करें, उसके अंदर यदि चश्मा लग जाता है तो ये उसकी बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, ये उसकी शारीरिक की किसी अन्य क्षमता की कमी की वजह से बीमारी हुई है, जिसमें हमारे पास 2 हैं, एक निकट और एक दूरदृष्टि दोष। तो 3 प्रकार के दृष्टि दोष फिलहाल हमें दे रखे हैं। आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है हमें क्या, निकट दृष्टि दोष क्या है या मायोपिया क्या है, इसको दोष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस बात को हम करते हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये याद रखना है भाई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें ही होता है कि दोष कौन सा है भाई, निकट दृष्टि दोष है। लग ऐसा रहा है कि निकट की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर निकट की वस्तुएं कैसी हैं भाई, स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, ये बात हमें याद रखना है। तो वस्तुएं ब्लर कौन सी होने वाली हैं, दूर की वस्तुएं होने वाली हैं क्या, ब्लर, बस ये याद रखना है। ये है डेफिनेशन इसकी। ऐसे ही हमारे पास यदि दूरदृष्टि दोष आ जाता है, दूरदृष्टि दोष, उससे पूछी जाए परिभाषा क्या, दूरदृष्टि दोष किसे, तो अब हम यदि दूरदृष्टि दोष की बात करें तो दूरदृष्टि दोष में दूर की जो वस्तु है ना वो तो क्लियर रहने वाली हैं, लेकिन जो पास की वस्तु हैं वो होने वाली हैं क्या, ब्लर।
बस ये दोनों की परिभाषाएं, दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। परंतु दूर की वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब ब्लर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का दूर का बिंदु जो होता है ना, वो कहां पर बन जाता है भाई? अनंत पर बन जाता है। अनंत कोई बिंदु होता नहीं है और होकर नेत्र के पास आ जाता है। इससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के क्या बन जाता है भाई? सामने। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के एक अवतल लेंस, जिसका एक और नाम है अभिसारी भाई, इंपोर्टेंट नाम है भाई ये, इसका याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसे हम कहते हैं अभिसारी गलत बोला, अपसारी लेंस। इसके उपयोग द्वारा इस दोष को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। तो हमें इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा भाई? चश्मा लगाना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष का निवारण किस तरीके से किया जाता है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, देखो दूरदृष्टि दोष, इसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट तो देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो निकट बिंदु है, वो बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ना होकर उससे दूर हट जाता है। प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर उसके जस्ट कहां बनता है भाई? पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए जो पढ़ने योग्य जो सामग्री है, वो नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के एक अभिसारी, जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, इसके उपयोग के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पर दो कारण भी हमें दे रखे हैं, वहां भी हम लिख सकते थे कि यहाँ पर ये दृष्टि दोष जो है ना, वो उत्पन्न होने का कारण क्या है भाई? एक तो सबसे पहला है कि यहाँ पर नेत्र गोलक का आकार कैसा हो जाता है? छोटा। और निकट दृष्टि दोष में आकार कैसा हो जाएगा भाई? फिर बड़ा हो जाएगा। दूसरी हम बात करें कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है भाई। ये दो वजह हैं जिसकी वजह से ये रोग हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि इसके निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, या जरा दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो भाई हम निकट दृष्टि दोष को तो पढ़ चुके हैं, हमारे पास अब आ गया है क्या? जरा दृष्टि दोष। कि जो आयु में वृद्धि होने के पास, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है, मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है ना, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है भाई? घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों में का जो निकट बिंदु होता है ना, वो दूर हट जाता है। इस दोष को हम क्या कह देते हैं? जरा दृष्टि। इन्हें ना तो पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं और ना ही इन्हें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती। मतलब इस अवस्था में दूर की वस्तु और पास की वस्तु दोनों ही क्या हो जाती हैं? ब्लर हो जाती हैं, कोई क्लियर दिखाई नहीं देती है। और ये होती है हमारी जो पश्चमावी पेशियां होती है ना, ये धीरे धीरे कैसी हो जाती हैं भाई? कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से ऐसा होता है। और लेंस के ऊपर क्या होता है भाई? लेंस क्रिस्टलीय लेंस का जो लचीलापन होता है, लेंस क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। उस आधार पर अपनी लेंस की फोकस दूरी को हम आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे के अंदर लेंस थोड़ा टाइट, कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें इस दोष को दूर करना है, तो दूर करने के लिए हम इसमें ना तो दूर की दिखाई दे रही ना पास की दिखाई दे रही, दोनों ही क्लियर नहीं है, तो दोनों ही तरीके के लेंस लगाने पड़ेंगे। अवतल भी लगाना पड़ेगा और उत्थल भी लगाना पड़ेगा, जिसे हम कह देते हैं द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ये है। तो मतलब आपने बुढ़ापे में व्यक्तियों को चश्मा लगाते हुए, दादाजी को या घर में पापा जी को चश्मा लगाते हुए आपने देखा होगा कि उनका जो चश्मा रहता है, उस चश्मे के अंदर दो तरीके के लेंस लगे रहते हैं भाई। ठीक है, एक तो नॉर्मल लेंस और एक लेंस उनका जस्ट नीचे लगा रहता है। जब वो उनको पास की वस्तु को कोई को देखना होता है ना उनको, तो वो बिल्कुल जस्ट नाक के इस ऊपर रख के वस्तु को ऐसे पढ़ के देखते हैं। बाद बाकी सामने यदि देखना होता है तो दूसरे लेंसों से, मतलब इसके अंदर दो लेंसों का उपयोग किया जाता है। उस आधार पर वो इससे वस्तु को क्लियर देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें लास्ट क्वेश्चन इसका जो दे रखा है, वो दे रखा है आंख का एक डायग्राम, जो आंख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका डायग्राम सभी लोगों को बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो इसके अंदर क्या क्या है भाई, उसकी हम बात करें लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रहा हमारे आंख का लेंस, जो कि कैसा है? उत्तल आकार का ही होता है। ठीक है, ये तो हमारा लेंस हो गया। दूसरी यदि बात करें कि आंख के ऊपर ये एक झिल्ली पाई जाती है, इसका नाम हमें याद है, जिसे हम कहते हैं क्या? कॉर्निया। सबसे बाहर वाली झिल्ली कॉर्निया।
दूसरी बात करें, ये कुछ मांसपेशियों की बनी हुई संरचना यहाँ पर पाई जाती है, जॉइंट है, ऊपर भी है इसी तरीके से ऐसे। इस भाग को हम कह देते हैं क्या, आइरिस, आइरिस वाला भाग। और ये है वो पीपल, यहां से आंख के अंदर क्या जाने वाला है भाई, प्रकाश जाने वाला है सीधा सीधा। और ये नेत्र लेंस के आगे वाला भाग, इसके अंदर भी कुछ द्रव भरा रहता है। और ये नेत्र लेंस के पीछे वाला भाग, इसमें भी एक लिक्विड द्रव भरा रहता है। इनके भी नाम हमें दोनों के याद रखने हैं भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा हुआ है ना, उसका नाम बताइए भाई। इसको इंग्लिश में बोलो तो इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और नेत्र लेंस और पीछे वाला जो हिस्सा है इसका, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है भाई, नाम याद रखना है। हिंदी नाम शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश नेम आप याद रख सकते हो, बाकी का सर्च करके आप देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर और इसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये दो बातें हमारी क्लियर। उसके बाद जो लेंस है ना, वो लेंस कैसा है भाई, क्रिस्टलाइन लेंस है भाई। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर अभी है, अडल्ट वाला में अभी है ये, तो हम इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है ना। तो यदि हिंदी नाम यदि देखो लिखे इनके, तो जो विट्रस ह्यूमर है ना, इसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव, काचाभ द्रव बोला जाता है इसको। और जो आपका एक्वस ह्यूमर जो दे रखा है ना, उस एक्वस ह्यूमर को हम बोलते हैं क्या भाई, याद है, नेत्रोद बोला जाता है शायद, तो याद रखना है भाई, हिंदी नाम भी यदि इनको याद रखना है तो नेत्रोद। ठीक है भाई, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करें अब ये लेंस जो है ना, ये कुछ मांसपेशियों के आधार पर जुड़ा रहता है भाई। ये मांसपेशियां दे रखी हैं, ये मांसपेशियां दे रखी हैं, ये लेंस जुड़ा रहता है इस तरीके से, यहां से। इन मांसपेशियों को हम कहते हैं क्या, ये हमारी सीलियरी मसल, पश्चमावी पेशियां, पश्चमावी पेशियां, इन्हीं को बोलते हैं भाई हम। यही है, ये मांसपेशी लेंस को खींचती सिकोड़ती रहती है, जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी में क्या होता रहता है, परिवर्तन। अब बात करते हैं आगे की। अब लेंस के जो पीछे वाला हिस्सा है अंदर की तरफ, ये जो वाला हिस्सा है हमारा, ये अंदर वाली जो झिल्ली है हमारी, इस झिल्ली को हम कह देते हैं क्या भाई, ये है रेटिना, ये है हमारी रेटिना भाई। अब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने वाला है, वो सामने इस पे बनने वाला है, कैसा, उल्टा, रेटिना पर। याद रखना है, वस्तु का प्रतिबिंब काय पर बनता है भाई, रेटिना पर। रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, उस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है ना, वो कैसा होता है भाई, उल्टा होता है भाई, याद रखना है। आंख के अंदर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है, उल्टा। वो मस्तिष्क उसको कैसा महसूस करता है, सीधा। अब ये प्रतिबिंब की इंफॉर्मेशन यहां से होकर यहां से होकर पहुंचने वाली है काय के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो यहाँ कुछ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, यानी बोले तो दृक तंत्रिकाएं, दृक तंत्रिकाएं, ये हमारी दृक, जो कि इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास ले जाएंगी। फिर ब्रेन इसको सीधा महसूस करेगा, क्योंकि ये तंत्रिकाएं हैं वो क्रॉस में होके चलती हैं, तब जाके हमारे ब्रेन के अंदर ये पहुंचती हैं। तो आंख के अंदर बनी हुई हर उल्टी चीज को ब्रेन कैसा महसूस करता है, सीधा महसूस करता है। ये था हमारा एक आंख का डायग्राम, जो आपके लिए एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आप सभी को इसको याद अच्छे से रखना है, बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये थी आज की क्लास हमारी, जिस चैप्टर का नाम था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार हमारा, जिसके अंदर से हमें जो भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने प्रैक्टिस किया। साथ में आप अपने क्लास के जो नोट्स भी दे रखे हैं, उनको भी आपको साथ में रीड करते हुए चलना है। और यदि इतनी स्टडी आपने नहीं की है, तो भाई सबसे मेन जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो तगड़ा आपके सामने रखा हुआ है, इसको तो आप कम से कम पढ़कर जाइएगा ही जाइए। अभी से इनका रिवीजन कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, और इनको जो भी PDF का सॉल्यूशन चाहिए
इसका पीडीएफ सॉल्यूशन अभी मान लो किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसकी मिल जाएगी, वहां से आप इसका सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी की क्लासें भी हमने इस पे प्रोवाइड करा दी है, उनका सभी का पीडीएफ लिंक आपकी इनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और इस आधार पर आप इन क्लासों से कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश बिल्कुल आपकी रहेगी। और आपके साथ यूट्यूब पर मैं बंटी सिंह रावत जुड़ा हुआ हूं, जहां पर आपको साइंस 10th क्लास की क्लासेज आपको फ्री अवेलेबल कराई जा रही हैं। आगे भी हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को, जैसे कि मैथ्स की बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों के कमेंट भी है, कुछ के बोला भी है कि भाई सर एक क्लास मैथ्स के भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपकी इस पर डाली जाए, तो वो भी मैं बिल्कुल, जैसे ही मेरी ये साइंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मैं मैथ्स की क्लासेज भी आपको फ्री अवेलेबल यूट्यूब पर कराने वाला हूं। तो सभी लोग, सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए भाई, यदि कहीं किसी का कोई डाउट आता है तो आपको उसका सॉल्यूशन बिल्कुल 100% जो भी सही रहेगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो अवेलेबल हो सके। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक बढ़िया मस्त स्टडी कीजिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।